अभी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के बदले की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि आतंकियों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और दहला दिया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। अभी तैयारी ईरान की चल रही थी और ईरान के फोर्सेस अपने टारगेट को लॉक कर रहे थे। उनके टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका है। लेकिन इससे पहले कि ईरान के फोर्सेस अपने टारगेट को लॉक कर पाते, उससे ठीक पहले एक बड़ा हमला कहीं और नहीं बल्कि ईरान की जमीन पर हुआ। ईरान के दो प्रांतों पर हुआ और रस्क और चाबहार जैसे दोनों प्रांत के कई सैन्य ठिकानों पर आतंकियों ने धावा बोला। ये धावा रात के अंधेरे में बोला गया था और उनका टारगेट था ईरान के सैन्य बेसेस को कब्जा करना, बंधक बनाना और पूरी तरह से ईरान को दहला देना। ये आतंकी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमीन से संचालित होने वाले जैसल अदल के आतंकी थे। ये वही आतंकी हैं जिनके ठिकानों पर कुछ ही महीनों पहले ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था। ये वही आतंकी हैं जिसके चलते पाकिस्तान ने भी ईरान पर रिटेलिएट किया था और उसके बाद ईरान ने फिर से बम बरसाए थे। और एक बार फिर से इन्हीं आतंकियों ने ईरान को दरअसल एक और बड़ा टीस दिया, एक और बड़ा घाव दिया। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इस घटनाक्रम में, क्योंकि लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा और इस घटनाक्रम में तकरीबन अभी जो जानकारी है 18 आतंकी मारे गए हैं। वहीं आतंकियों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उनमें से कई लोगों को छुड़ा दिया गया है। लेकिन इस बीच इस हमले के दौरान लगभग दर्जन भर बताया जा रहा है कि IRGC के जो जवान थे और अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, वो शहीद हो गए हैं। ये एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां दमिश्क में आप देखिए तो ईरान के दूतावास पर जो इजराइल की तरफ से अटैक हुआ, F-35 विमानों ने जो मिसाइल दागा, उसके चलते उस वाणिज्यिक दूतावास से लगे हुए ईरान के जो सैन्य बिल्डिंग हैं उसमें उसके टॉप कमांडर मारे गए। वे टॉप कमांडर जो दरअसल लेबनान से लेकर सीरिया तक डील कर रहे थे। वे टॉप कमांडर जिसमें आप देखिए तो सुलेमानी के बाद सबसे बड़ा नाम था, कुद्स फोर्स का सबसे बड़ा कमांडर जहीदी उसमें मारा गया, जो कि खास तौर पे आप देखिए तो सीरिया और लेबनान को हथियारों की सप्लाई देता था, वहां फोर्सेस को ट्रेनिंग देता था। और देखिए आप तो इजराइल के खिलाफ अगर हम देख रहे हैं, खास तौर पे अगर लेबनान की ज़मीन पर जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है तो हिजबुल्लाह की ताकत कोई और नहीं बल्कि उसको लीड करने वाला ईरान का टॉप कमांडर जहीदी था। जहीदी के साथ साथ अन्य 6 और कमांडर मारे गए और तकरीबन आप देखिए तो एक बड़ा नेतृत्व ईरान का इस हमले में पूरी तरह से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इस हमले के बाद ईरान बौखलाए हुए, पहले तो टारगेट उसने इजराइल को किया, लेकिन उसके बाद जब ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने कहा कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का हाथ है और इस घटना का जो परिणाम है उसे किसी और नहीं बल्कि अमेरिका को भुगतना होगा। इस ऐलान के बाद हमने देखा कि किस तरह से ईरान की फोर्सेस तैयारी में जुट गई। टारगेट्स लॉक किए जाने लगे। इजराइल के जो दूतावास है दुनिया भर में, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि इजराइल के जो दूतावास हैं उनको टारगेट करने में ईरानी फोर्सेस जो हैं या फिर उनके प्रॉक्सीज जो हैं वो सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि सीधे वॉर जोन में प्रवेश किया जाए। क्योंकि ईरान अगर वॉर जोन में आता है तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है उसका एक्सपेंशन होगा, उसका फैलाव होगा और वो इतना बड़ा हो जाएगा जिसमें अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा, NATO को भी आना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट को भी दरअसल इस युद्ध में आना पड़ेगा। तो ये अपने आप में कहिए तो एक्सपेंशन ऑफ वॉर जो है दुनिया में एक नए वॉर जोन को क्रिएट करेगा। और इस खतरे की घंटी अभी बजी रही थी तब तक ईरान पर यह आतंकी हमला होता है और इस हमले के जरिए पूरा ईरान एक बार फिर से दहल जाता है। खास तौर पे आप देखिए तो ये जो पूरा का पूरा इलाका आप मैप पर देख रहे हैं, चाहे सिस्तान का इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका हो, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां पर आतंकी गतिविधियां दरअसल पाकिस्तान से संचालित होती हैं। और इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान और ईरान के बीच भी आज की तारीख में जंगी हालात हैं और इस जंगी हालात में अभी हल्कापन आया ही था कि इस बीच इस हमले ने एक बार फिर से ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा कर दिया। यानी एक फ्रंट अभी ईरान डील ही कर रहा था कि दूसरा फ्रंट एक बार फिर से एक्टिव हो गया। अब जरा आप ईरान के प्रॉक्सीज को समझ लीजिए, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमास जिसके इजराइल पर हमले के बाद जिसमें लगभग 1200 लोग इजराइल के मारे गए, उस हमले के बाद आप देखिए यानी 7 अक्टूबर के हमले के बाद जिस तरह से इस वक्त इजराइल और गजा के बीच जंग आज भी जारी है। और ख़ास तौर पे आप देखिए तो हमास का जो कासिम ब्रिगेड है, उस कासिम ब्रिगेड के अगर बयानों का हम हवाला दें तो उसका मानना है कि कोई और नहीं बल्कि इजराइल पर हमास के हमले के पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड था
तो दरअसल ईरान का वही टॉप कमांडर जहीदी था जो कि दमिश्क में मिसाइल अटैक के दौरान मारा गया है। और उसके साथ ही दरअसल कमांडर रजा भी था जो कि पूरी तरह से इस इलाके को होल्ड करता है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान की पूरी तैयारी अभी जंगी चली रही थी इस घटना के बाद रिटेलिएट करने की, तब तक उसके अपने ज़मीन पर इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। इस बीच ईरान की तैयारियों पर अगर नजर डालें तो हिजबुल्लाह लगातार हम देख रहे हैं कि एक फ्रंट इजराइल के खिलाफ खोले हुए है। अगर हम हिजबुल्लाह की ताकत की बात करें तो माना जाता है कि उसके पास रॉकेट और मिसाइल की संख्या तकरीबन 1.5 लाख होगी। और पिछले लगातार हमास और इजराइल के बीच जंग के दौरान अगर नॉर्दर्न बॉर्डर से देखें यानी लेबनान की तरफ से देखें तो कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हिजबुल्लाह ने फायर नहीं किया हो। इसके अलावा ईरान ने अपने दूसरे प्रॉक्सी हूती को भी खास तौर पे गल्फ ऑफ एडन और इसके अलावा आप देखिए तो समंदर के हर हिस्से में एक्टिव किया। और गल्फ ऑफ एडन के साथ साथ आप देखिए तो रेड सी का जो समूचा इलाका है वहां से गुजरने वाले जो खास तौर पे अमेरिकी या यूरोपीय जो शिप्स हैं उनको टारगेट करने में हूती ने कोई कसर नहीं छोड़ा। हम जानते हैं कि हूती भी ईरान का ही प्रॉक्सी है और पूरी तरह से इस वक्त देखिए तो मैरीटाइम बाउंड्री में एक तरह से वॉर जोन बनाकर एक्टिव नजर आ रहा है। तो एक तरफ से हिजबुल्लाह एक्टिव है, दूसरी तरफ से हूती एक्टिव है। हमास की हालत हम देख रहे हैं कि हमास लगातार जंग में इस वक्त है। हमास को बेहद करारा झटका लगा है और हमास को दरअसल अग्नि रणनीति के तहत कैसे रिवाइव किया जाए और कैसे हमास को और ज़्यादा हथियार और ताकत प्रदान किया जाए, इसी को लेकर सीरिया की राजधानी दमिश्क में बैठक चल रही थी। और इस बैठक की भनक जैसे ही इजराइल को लगी, अमेरिका को लगी, गोलान हाइट्स पर F-35 ने उड़ान भरा और वहीं से टारगेट को लॉक करते हुए कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया गया। और उसके बाद से ईरान भड़का हुआ है, पूरी तरह से ईरान अपने युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है जो स्ट्रेटेजिक हम कहें कि इंपॉर्टेंस के देश हैं या फिर जो थिंक टैंक हैं उनके अगर हवाले से हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध के मैदान में तो नहीं उतरेगा, क्योंकि ईरान की पहली प्रायोरिटी है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के जखीरे को खड़ा करना, जो कि उसे अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा डेटरेंट देगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार यूरेनियम संवर्धन के जरिए ईरान जो है अपने एक के बाद एक न्यूक्लियर प्लांट्स को आगे बढ़ा रहा है। और इसी के तहत ईरान का इस वक्त जो है वो नज़रिया देखा जा सकता है, क्योंकि जब हमने देखा था कि सुलेमानी की हत्या हुई थी अमेरिका के हाथों, उस वक्त भी ईरान पूरी तरह से आग बबूला था। लेकिन इसके बाद भी दरअसल उसने कई जगह पर अमेरिकी बेसिस पर अटैक तो किए लेकिन वॉर जोन में नहीं उतरा। सबसे बड़ा अटैक की अगर हम चर्चा करें तो जॉर्डन में ही देख लीजिए। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर जब उसने अमेरिका के 3 सैनिकों को मारा तो उसके बाद अमेरिका ने दरअसल इराक में और ख़ासतौर पर सीरिया में जो ईरान के सैन्य अड्डे हैं उनको टारगेट करने में कामयाबी हासिल की और कई जगहों पर रिटेलिएट करते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भले ही 1 हफ्ते का समय लगाया लेकिन करारा जवाब दिया। उसके बाद से लगातार एक दूसरे पर इस तरह की कार्रवाई जारी होती रही है। लेकिन अगर आप देखें तो दमिश्क की जो घटना है वो समझ सकते हैं कि लगभग सुलेमानी की मौत के बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना है जिसमें टॉप कमांडर जहीदी और रजा को मौत की नींद सुलाने में इजराइल और अमेरिका को सफलता हासिल हुई। ये और बात है कि इस घटना के पीछे ने इजराइल अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और अमेरिका ने तो पूरी तरह से पल्ला ही झाड़ लिया है। लेकिन ईरान की भाषा में देखें तो इसका कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही है और अमेरिका ही है। तो इससे अभी ईरान निपटता, इससे अभी ईरान अपने आप को हम कहें कि तैयार करके एक तरह से अपने आवाम को शांत करता, क्योंकि आवाम में भी काफ़ी रोष इस घटना के बाद और ऐसे में ऐसा लग रहा था कि ईरान कुछ ना कुछ कार्रवाई तो जरूर करेगा दिखावे के लिए सही, क्योंकि ईरान को ये भी कहा जाता है कि 3 दशक से ईरान ने अपने प्रॉक्सीज के जरिए तो वार लड़ा है लेकिन ईरान खुद वॉर जोन में नहीं आया है। तो इसीलिए कई बार ईरान को जो है वो पेपर टाइगर भी कहा जाता है। तो क्या इस बार भी ईरान एक पेपर टाइगर की तरह ही रहेगा या फिर वॉर जोन में उतरेगा? तमाम सवाल और कयास लगाए जा रहे थे, तब तक ईरान के ऊपर ये आतंकी हमला हो गया। अब देखना यह है कि ईरान पहले इजराइल को टारगेट करता है या फिर अमेरिका को, या फिर इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की ज़मीन पर जिस तरह से हम देखें तो जैश अल का जो पूरा नेटवर्क है उसको टारगेट करता है। अभी प्रायोरिटी ईरान को चुननी है, लेकिन आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन से दरअसल एक्सपेंशन ऑफ वॉर टिका हुआ है और ख़ास तौर पर दुनिया की अस्थिरता भी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे हम और आपको जानकारी देंगे और साथ ही विश्लेषण के जरिए समझाएंगे कि जियोपॉलिटिक्स में इस मुद्दे पर आगे क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।